ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एमपीएस लॉ पढ़ा था। तो एमपीएस लॉ का ही आगे एक्सटेंडेड पार्ट है ये। तो आज हमें पढ़ना है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? जैसे अगर मैं सर्कुलर वायर ले लूँ, जैसे कोई भी वायर ले लूँ, ये मैंने एक वायर ले लिया। अब इसको स्प्रिंग के फॉर्म में रैप करूँ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 वायर को रैप कर दूं। और इसमें अगर मैं करंट फ्लो करा दूं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। तो वायर को सर्कल के फॉर्म में रैप किया साइड बाई साइड, और उसमें जो करंट फ्लो कराया तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो सोलेनॉइड हो जाएगा। जैसे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। एक वायर मैंने लिया, ये डॉटेड लाइन मतलब पीछे, ये मैंने कर दिया। और इसमें क्या फ्लो करा दिया भाई? करंट फ्लो करा दिया। तो इसमें करंट फ्लो करा दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसमें चारों तरफ इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेटअप होगा? इस डायरेक्शन, सबका इधर आ रहा है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। ऐसे फील्ड लाइंस बन जाती है इसकी। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और ये वाला हिस्सा किसकी तरह एक्ट करेगा? साउथ पोल की तरीके से। तो ये हमारा हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। तो वायर को ऐसे रैप किया और उसमें करंट सेटअप। अब हमें पहले पढ़ना है दो सोलेनॉइड हमें पढ़ने हैं। पहले हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ना है। लॉन्ग सोलेनॉइड जो आपके सिलेबस में है, जिसका मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब जिसकी लेंथ काफी ज्यादा होगी, पहले वो पढ़ रहे हैं। फिर हम फाइनाइट सोलेनॉइड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला सोलेनॉइड पढ़ते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड, या उसको आप आइडियल सोलेनॉइड बोल सकते हो। थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये बार मैग्नेट की तरह ही तो है। बार मैग्नेट भी कैसे होती है? नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं इसमें। तो ये भाई आपकी बार मैग्नेट हो जाती है इस तरीके से। तो बार मैग्नेट भी इसी तरीके से होती है, सोलेनॉइड भी लगभग उसी तरीके से है आपका, ठीक है। तो इसको डिराइव करते हैं। तो देखो हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, तो लॉन्ग सोलेनॉइड, इसको मैं आइडियल सोलेनॉइड भी बोल दे रहा हूं, जिसकी लेंथ नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग सोलेनॉइड और लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा रखनी है। तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये, और ऐसे बनाता जाऊंगा। इसमें ध्यान देना पड़ेगा मुझे, जब मैं फील्ड लाइंस अभी बना रहा था तो जो साइड की फील्ड लाइंस थी, अगर मैं इसकी लेंथ बहुत बड़ी करता जाऊंगा तो जो साइड की फील्ड लाइंस अभी मैंने बनाई थी वो इसके बहुत पास आती जाएंगी। अगर फील्ड लाइंस इसके बहुत पास आती जाएंगी तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं रहेंगी। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। और जो अंदर की फील्ड लाइंस होंगी बी इनसाइड, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। और बाहर की फील्ड लाइंस अगर आप बनाओगे भी तो बहुत पास में ऐसे बनेंगी, इस तरीके से। उधर नहीं जाएंगी फील्ड लाइंस, तो अगर बाहर नहीं जाएंगी फील्ड लाइंस तो बी आउटसाइड कितना लेंगे हम? जीरो। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। ये अब एक चीज और समझो इसको, ये जो मैंने सोलेनॉइड बनाया, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक, तो ये पहले तीन चीज समझ लेना। लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन क्या है? लॉन्ग लेंथ है इसकी, बी इनसाइड क्या है? कांस्टेंट है। और बी आउटसाइड अप्रोक्सीमेटली क्या है? जीरो। बी आउटसाइड हम जीरो मानेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखो, मैंने एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया इस तरीके से। तो सोलेनॉइड जो है वो इस तरीके से जा रहा है अंदर, ऐसे चलता जा रहा है। वायर यहाँ पे कहाँ जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बना दूंगा? क्रॉस। अगर अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बना दूंगा? डॉट। यहाँ पर फिर अंदर जा रहा है तो क्रॉस, यहाँ से बाहर निकल रहा है तो डॉट, अंदर जा रहा है तो क्रॉस, यहाँ से बाहर निकल रहा है तो डॉट, फिर अंदर जा रहा है वायर तो क्रॉस, यहाँ से बाहर निकल रहा है तो डॉट, फिर अंदर जा रहा है तो क्रॉस और यहाँ से बाहर निकल रहा है तो डॉट। इस तरीके से वायर ऐसे 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 जा रहा है। ऊपर क्रॉस बन गए, नीचे डॉट बन गए, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं, और ये चलता जा रहा है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊं तो ध्यान से देखना, ऊपर क्रॉस है नीचे डॉट है,
तो मैं इस तरीके से क्रॉस सेक्शन व्यू बनाऊंगा। ये ऊपर वाली लेयर बना दी मैंने, मतलब जहां पे वायर अंदर जा रहा है। ये यहाँ पर वायर अंदर जा रहा है तो क्रॉस, यहाँ पे डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस, डॉट, क्रॉस देन 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 डॉट। क्लियर? ये मैंने बना दी। क्लियर? अब ये जो वायर है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लेफ्ट वाले पोर्शन को। ठीक है, मैंने हटा दिया। अभी जो वायर है, ये जो सॉरी सोलेनॉइड है, ये इनफाइनाइट है, मतलब बहुत लार्ज लेंथ है, तो मैं डॉटेड डॉटेड लाइन शो कर रहा हूँ ताकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। उधर भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी। ये डॉटेड लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ऐसे बताया था मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी जो ड्रॉ किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी मानूंगा मैं? कांस्टेंट मानूंगा। तो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मानूंगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने पैरेलल बना दिया। ठीक, अब मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। मुझे एक चीज पता है कि बी आउटसाइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, वो नहीं है, और बी इनसाइड कांस्टेंट है, आपको दिख भी रहा है क्योंकि पैरेलल फील्ड लाइंस बन रही है। तो मुझे अब बी इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड पता कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एम्पीरियल लूप ले लेता हूँ। तो एम्पीरियल लूप ले रहा हूं मैं। इफ दिस इज माई एम्पीरियल लूप, दिस इज माई एम्पीरियल लूप, दिस इज द एम्पीरियल लूप P Q R S। फिर मैंने एम्पीरियल लूप ले लिया। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं। इस सोलेनॉइड के लिए कुछ चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। एक होता है N, कैपिटल N। कैपिटल N इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स। एक होता है स्मॉल n, स्मॉल n होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमें मिल जाता है बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है? यहाँ पर लेंथ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूं। एम्पियर्स लॉ क्या बोलती है? तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं ऑन द लूप पी क्यू आर एस। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। भाई ये है, किस लूप पे लगा रहा हूं? एम्पीरियल लॉ पी क्यू आर एस लूप पे लगा रहा हूं। तो ये मैं पी क्यू आर एस लूप पे लगा रहा हूं एम्पियर्स लॉ। तो ये मैंने लिख के ये लिख दिया। अब सिंस मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी, डीएल वेक्टर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है देखते हैं। बी तो पता है, डीएल। जब आप पी से क्यू आओगे तो डीएल वेक्टर इधर होगा, सॉरी, जब आप पी से क्यू आओगे तो डीएल वेक्टर इधर होगा, ये डीएल है। जब आप Q से R जाओगे तो डीएल वेक्टर किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब आप R से S जाओगे तो डीएल वेक्टर इधर राइट साइड में हो जाएगा। जब आप S से P आओगे तो डीएल वेक्टर किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि डीएल वेक्टर हर जगह अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अगर डीएल वेक्टर चेंज कर रहा है तो जब आप इसको इंटीग्रेशन में अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट PQRS लूप में नहीं ले सकते, क्योंकि डीएल वेक्टर हर जगह अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे? P से Q अलग ब्रेक करेंगे, Q से R अलग करेंगे, R से S अलग करेंगे, S से P अलग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। तो अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं B डॉट DL P से लेके Q प्लस B डॉट DL Q से लेके R प्लस B डॉट DL R से लेके S प्लस B डॉट DL
एस से लेके पी, ये आ गया। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक है भाई, ये हो गया। ये क्लियर? ये जो लेंथ है पी से क्यू की लेंथ, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं, इसकी लेंथ हो गई आपकी एल, ये डिनोटेड। अब आप मुझे बी और डीएल वेक्टर के बारे में बताओगे। बी वेक्टर इधर की साइड है, बी वेक्टर सबको पता है लेफ्ट साइड में है, और डीएल वेक्टर, तो पहले मैं पी से क्यू करता हूं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डीएल बी, बी डीएल कॉस थीटा। तो यहां पे बताओ बी डीएल, पी से लेके क्यू तक सॉल्व कर रहा हूं, कॉस कितना डिग्री, देखो भाई डीएल वेक्टर किधर है, पी से क्यू, डीएल वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर भी इधर ही की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना जाएगा, कॉस 0 डिग्री, प्लस अब Q से R सॉल्व कर रहा हूं, Q से R बी डीएल, Q से R जब आप जाओगे तो Q से R मतलब ऊपर जा रहे हो, और B वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पे कितना लिख दोगे, कॉस 90 डिग्री, प्लस अब R से S जाओगे आप, R से S जाओगे, इसका मतलब आप इसके बाहर चले गए, बाहर चले गए तो आपको पहले से ही पता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो यहां पर जब आप बाहर जाओगे तो यहां पर आप जो भी एंगल लिखो, बी डी एल कॉस थीटा जो भी लिखो, बट यहां पर आप आउट चले गए, यहां पर आप आउट चले गए, तो इस बी को कितना कर दोगे, 0। ठीक है, प्लस बी, अब एस से पी जा रहा हूं मैं, एस से पी जाऊंगा तो बी डीएल, एस से पी जाऊंगा तो डीएल वेक्टर नीचे है, बी वेक्टर इधर है लेफ्ट साइड में है, और एस वेक्टर ये नीचे है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कितना हो गया, cos 90 डिग्री इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड कितना होगा, ये जो एल लेंथ है ये हमारा लूप है पी क्यू आर एस लूप। तो इसमें ध्यान से समझना, एक बार करंट अंदर गया, 2 बार करंट अंदर गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, ये तो हमने फिगर बनाया इसके अकॉर्डिंग। एक बार करंट अंदर जाएगा तो आई, 2 बार जाएगा तो 2i, आई 2i 3i 4i 5i, लेकिन हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने पहले लिख रखे हैं कैपिटल एन, और ये लेंथ कितनी है, एल। ठीक, तो अगर एक बार करंट अंदर जाता है तो आई होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए हमने, कैपिटल एन। तो कितने टोटल टर्न्स नहीं है कैपिटल एन, इसके बीच में नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, यहां से यहां तक के नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ एल है। तो एक बार करंट जाएगा तो आई, 2 बार जाएगा 2i, n बार जाएगा तो n नंबर ऑफ टर्न्स बार जाएगा तो ni। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज की जगह क्या लिख दूंगा, ni। ये याद रहेगा भाई आपको, ये आ जाएगा आपका ये। तो जो आई एनक्लोज की वैल्यू थी वो आगे निकल के ni, क्योंकि एक नंबर ऑफ टर्न के लिए i, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ni। अब इधर आ जाओ, cos 90, ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, cos 90 0 हो गया, यानी, और ये वाला 0 क्यों था, क्योंकि ये बी आउटसाइड था। अब आपके पास केवल ये बचा पी से क्यू, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पी से क्यू, बी cos 0 कितना होता है, 1, तो बी को बाहर निकाल दूं, अंदर कितना बचेगा, डीएल, cos 0 1 हो गया, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, बी तो बाहर है, डीएल एक छोटा सा हिस्सा है, कहां से कहां तक का, पी से क्यू तक का, तो P से Q तक का एक छोटा सा हिस्सा है dl, और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेशन सारे छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देता है, तो ये सारे छोटे 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 हिस्से जुड़ जाएंगे, तो कितना लेंथ मिल जाएगा हमको, L। तो कितना मिलेगा, L, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैं इसको फर्दर इधर सॉल्व कर देता हूं, B म्यू नॉट एन आई, इसको L को उधर भेज देते हैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अभी आपको लिखा हुआ है, ये देखो, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, क्या लिखा हुआ है, ये वाला टर्म क्या है भाई हमारा, स्मॉल एन, ये वाला टर्म हो गया स्मॉल एन। तो बी कितना आ गया निकल के, म्यू नॉट एन आई, दिस इज अवर, ठीक है, फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ये इनसाइड में है, आउटसाइड में हम कितना मान रहे हैं, 0 फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है भाई, तो हमने बी इनसाइड अभी निकाल ही लिया। बी इनसाइड जो है वो आएगा म्यू नॉट एन आई। अब मान लो ये सोलेनॉइड की लेंथ तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं खत्म हो रहा होगा, मान लो इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया,
तो यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो इसको खिसका के इधर लेके आओ, तो इसमें आधा ये बाहर होगा आधा अंदर होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन की जगह n/2 हो जाएंगे। तो जो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n/2 हो जाएंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट ni/2। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा म्यू नॉट ni/2। और तो इस तरीके से इस वाले एंड पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बी एंड विल बी म्यू नॉट ni/2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एंड पॉइंट पर होता है म्यू नॉट ni/2, उस एंड पर भी म्यू नॉट ni/2, और अंदर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, म्यू नॉट ni। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कांस्टेंट, और जब आप एंड पॉइंट पे आओगे तो हाफ हो जाएगा बी। ये आप एंड पॉइंट पर आ गए, एंड यहां पर कितना होगा भाई आपका म्यू नॉट ni, और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी म्यू नॉट ni/2। ठीक है, एंड पॉइंट पर हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज है जो हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ी थी, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था, उसी का हम मैग्नेटिज्म में यूज कर रहे हैं। एक सिंपल सा वो बता रहा हूं, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैंने इलेक्ट्रिक में सबसे बेसिक पे चलेंगे, फिर मैं मैग्नेटिक पे आ जाऊंगा। इलेक्ट्रिक में भाई हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो दो चार्जेस होते थे आपके Q1 Q2, सेपरेशन R होता था, तो इनके बीच में फोर्स लगती थी F, और ये चार्जेस कहां पर प्लेस्ड हैं, वैक्यूम में, वैक्यूम में प्लेस्ड हैं। तो ये जो फोर्स आती थी वो कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये आती थी। ये में एप्सिलॉन नॉट था, ये किसकी परमिटिविटी यूज करता था, दिस वाज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, याद रखना, दिस वाज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन जब मैं मीडियम चेंज कर देता था, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम इफ वी आर हैविंग अनदर मीडियम, ये तो अगर इसकी जगह मान लो मीडियम चेंज हो गया, ये मान लो मैंने पानी के अंदर डाल दिया, किसी भी चीज दूसरी चीज के अंदर डाल दिया, तो अगर इसकी जगह आपने मीडियम चेंज कर दिया, तो मीडियम चेंज करने पर ये फोर्स बदल जाता था, आपको याद होगा। तो मीडियम चेंज करने पर ये फोर्स कितना हो जाता था, 1/4 पाई, एक चीज का मल्टीप्लाई करते थे एप्सिलॉन R का, जिसको हम K भी बोलते थे, तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये आता था भाई फॉर्मूला। तो याद करो इसको, वैक्यूम में ये आता था और मीडियम के अंदर ये आता था, और ये क्या होता था, एप्सिलॉन R, दिस एप्सिलॉन R वाज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, किसकी, मीडियम की। तो यानी वैक्यूम में फॉर्मूला ये है, मीडियम चेंज कर दिया था फॉर्मूला ये हो जाता था। सिमिलर मैग्नेटिज्म में होगा, अगर आपने कोई भी फॉर्मूला डिराइव किया है, जैसे अभी मैंने डिराइव किया सोलेनॉइड के लिए, तो सोलेनॉइड जो था वो अभी इस तरीके से था, ये हमारा सोलेनॉइड था, इसके अंदर वैक्यूम है, या एयर, आप एयर भी बोल सकते हो, वैक्यूम भी। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर निकल के आया, तो बी इनसाइड जो है, बी इनसाइड हमारा कितना निकल के आया, म्यू नॉट ni, ये निकल के आया, क्योंकि भाई अंदर वैक्यूम है। लेकिन अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं अंदर, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, मान लो मैं आयरन की कोई रॉड ले लूं, आयरन की कोई रॉड ले ली मैंने, पिछली बार वायर को मैंने ऐसी सिंगल हवा में रैप किया था, ऐसे 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 रैप किया था। अब उसकी जगह मैं एक आयरन की रॉड ले लूं और उसके चारों तरफ उसको लपेटूं, तो अगर आयरन की रॉड के चारों तरफ उसको लपेटूंगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड कहां क्रिएट किया था, वैक्यूम के अंदर। अब आप मैग्नेटिक फील्ड कहां क्रिएट कर रहे हो, ये जो नया मीडियम है इसके अंदर, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, आयरन, निकल, कोई भी। तो जैसे ही आप वैक्यूम से मीडियम पे आओगे, तो एक टर्म का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है, यहां पर थी रिलेटिव परमिटिविटी, यहां पर होगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बी इनसाइड लिखोगे, तो म्यू R इंटू म्यू नॉट इंटू ni, सिंपल याद रखना है,
जो भी फॉर्मूले आप डिराइव कर रहे हो वो सारे के सारे फॉर्मूले आप वैक्यूम वाले के लिए डिराइव कर रहे हो, लेकिन अगर वो मीडियम बदल दे तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें म्यू आर का मल्टीप्लाई कर देना है। एंड व्हाट इज दिस म्यू आर? रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इस चीज का याद। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर। एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ ये दे रखी है 0.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज वेरी स्मॉल, डायमीटर बहुत छोटा है। अ वायर इज बाउंड ओवर इट इन 2 लेयर्स, 2 लेयर्स हैं उसके ऊपर, 2 लेयर्स हैं उसके ऊपर। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर लेयर इज 50, इनर लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 50 हैं अंदर की लेयर में। आउटर लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? 40, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन आउटर लेयर इज 40। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द 2 लेयर्स, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 एम्पियर, करंट 3 एम्पियर में फ्लो कर रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन कोई नई चीज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। 2 सोलेनॉइड हैं, दोनों एंड में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है भाई, इस तरीके से पहला सोलेनॉइड बनाया मैंने, ये इसमें करंट ऐसे फ्लो करा रहा हूं, तो जो दूसरा वाला होगा उसमें करंट उल्टा फ्लो होगा, तो उसको मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं ऐसे, इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर से फ्लो करा दे रहा हूं। ठीक है, एक में करंट ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसे समझना, एक में ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और एक में ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, अगर पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड राइट में होगा, इस तरफ सॉरी आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट में होगा, तो दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? राइट में होगा। ठीक है भाई, तो B1 किधर क्रिएट होगा? इधर, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। B2 किधर क्रिएट होगा भाई? इधर। ये क्लियर हो गया, तो B1 B2। पहले वाले की बात कर लेते हैं, पहला वाला जो सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इज 50, इनर वाला, अंदर वाला सोलेनॉइड है, उसमें N1 की वैल्यू है 50। जो सोलेनॉइड नंबर 2 है उसमें N2 की वैल्यू कितनी है? 40, नंबर ऑफ टर्न्स की। लेंथ भाई इनका हमको पता है 0.1 मीटर है, तो लेंथ ले लेता हूं 0.1 मीटर, दोनों के लिए सेम लेंथ होगी 0.1 मीटर, और इसके लिए भी लेंथ कितनी ले ली? 0.1 मीटर। ठीक है भाई, तो इसके लिए स्मॉल n1 की वैल्यू निकाल दो, स्मॉल n1 इज n1 बाई l, तो 50 डिवाइडेड बाई 0.1 इट विल बी 500। इसके लिए भी n की वैल्यू निकाल देता हूं, तो n2 इज n बाई l, n2 बाई l that will be 40 divided by 0.1, तो it will come out to be 400। तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। ठीक है, करंट दोनों में पता ही है, तो इसमें भी करंट 3 एम्पियर है और इसमें भी करंट कितना एम्पियर है? 3 एम्पियर। बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक में मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है और एक में मैग्नेटिक फील्ड उधर आएगा। ठीक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो B1 स्ट्रॉन्ग होगा और B2 थोड़ा कम होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूं तो B नेट विल बी B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। B1 कितना है? म्यू नॉट N1 I1, I तो दोनों का सेम है तो I ही ले लेता हूं, म्यू नॉट N1 I माइनस B2 इज म्यू नॉट N2 I, ये आ गया। ठीक है भाई, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई कॉमन आ रहा है N1 माइनस N2। अब म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई करंट की वैल्यू कितनी है भाई? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिखा हुआ है, 10 की पावर -7। करंट की वैल्यू है 3। अब N1 माइनस N2, N1 कितना निकला था हमारा? 500, और ये N2 कितना निकला था हमारा? 400। तो ये कितना आ जाएगा? 500 माइनस 400, तो कितना आ जाएगा? ये 500 माइनस 400 100 आएगा, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 पाई इंटू 10 की पावर 100 इधर आएगा -5 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा। ठीक है भाई, तो देखो अब हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड होता क्या है? जैसे ये हमारा अभी सोलेनॉइड था ना, ऐसे इस सोलेनॉइड को स्प्रिंग समझो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग मतलब सोलेनॉइड,
इसको मैं ऐसे करूं और ऐसे जोड़ दूं, यानी सर्कल में ऐसे बना के जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा टोरॉइड। ठीक है, अभी मैं फिगर बना रहा हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे डोनट शेप होती है ना ऐसी, तो स्प्रिंग को ऐसे लाओ और ऐसे जोड़ दो, तो आपका वो टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड को अगर हम देखें, ये इस तरीके से मैंने ये किया। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कराऊंगा मैं? ठीक है, ये एक वायर आएगा, ये चारों तरफ ऐसे रैप हो रहा है ये। देखो भाई, ये बन गया आपका टोरॉइड। जो सोलेनोइड सा था ना स्पाइरल, उसको मैंने ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये आपका टोरॉइड बन गया। तो ये करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, और यहाँ से करंट भाई बाहर निकल जा रहा है। इन सारे वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई, तो इन सारे वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। मैं सब में नहीं बना रहा हूँ, बट समझ जाना सब में करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 3 रीजन में आएगा। इन द इनसाइड द फ्री स्पेस ऑफ द टोरॉइड, ये फ्री स्पेस है, मैं यहां पर रहूंगा। फिर मैं इनसाइड दी कोर, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है डोनट शेप का, ये यहां पर जब इसके अंदर रहूंगा तो इसको बोलूंगा कोर ऑफ द सोलेनोइड। फिर से बता दे रहा हूं, एक्स पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा जो इनसाइड दी फ्री स्पेस है, वाई पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा जो इनसाइड दी कोर ऑफ द सोलेनोइड है, फिर जेड पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा जो टोरॉइड के बिल्कुल आउटसाइड है। ठीक है, तो 3 जगह कैलकुलेट करना है, तो मैं एक एक करके कैलकुलेट करता हूं। तो फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूं इनसाइड दी टोरॉइड। इनसाइड दी टोरॉइड जहां मुझे पता करना है एक्स पॉइंट पर, ये इसका सेंटर है, तो ये रहा मेरा पॉइंट एक्स, यहां पता करना है, तो मैंने यहां से ये लिया और यहां पर एक एम्पीरियल लूप बना दिया, ये एम्पीरियल लूप बना दिया। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं डीएल और बी वेक्टर ले सकता हूं, तो डीएल वेक्टर ले लिया मैंने, और ये बी वेक्टर आ गया जहां भी आ रहा होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। आई एनक्लोज का मतलब क्या है? आई एनक्लोज का मतलब इस एम्पीरियल लूप के अंदर जो भी करंट आ रहा है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा करंट तो इधर ब्लू कलर से बना हुआ है, वो बाहर है, तो इस लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है? कोई भी करंट नहीं आ रहा। इस वाले हमारे एम्पीरियल लूप के अंदर कोई करंट नहीं आ रहा, तो आई एनक्लोज कितना हो जाएगा? 0। तो इस वजह से जब हम सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कौन सा स्पेस? इनसाइड द फ्री स्पेस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, तो फ्री स्पेस के अंदर यानी इस पूरे इलाके के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इनसाइड दी कोर ऑफ द टोरॉइड। ठीक है, तो इनसाइड दी कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला हटा देता हूं। ये याद रखना अंदर 0 आया था। अब मुझे कैलकुलेट करना है इनसाइड दी कोर। तो इनसाइड दी कोर कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां से मैं निकल के इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, एक्स पॉइंट पर पहुंच गया। अब मैं यहां से एम्पीरियल लूप बनाऊंगा, तो यहां से जब मैं एम्पीरियल लूप बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा मेरा एम्पीरियल लूप, ये रहा बन गया मेरा एम्पीरियल लूप, ये रहा। ठीक है भाई, ये मेरा एम्पीरियल लूप बन गया। अब मैं यहां पर ही कोई बी डीएल वेक्टर ले लूंगा, और इसी डायरेक्शन में बी ले लूंगा, इस डायरेक्शन में। तो जब मैंने बी ले लिया और डीएल ले लिया, तो अप्लाई करूंगा क्लोज इंटीग्रेशन। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। ठीक, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब डीएल वेक्टर तो ये लूप है वहीं आएगा, और बी वेक्टर भी उधर ही आएगा, क्रिएट होगा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सर्कुलर क्रिएट होता है। टोरॉइड के कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सर्कुलर क्रिएट होता है। तो बी वेक्टर को भी मैंने ऐसे लिया, सर्कल जिधर जा रहा है, और डीएल वेक्टर भी उधर ले लिया। तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री ये ले लिया। अब म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज निकालना है। अब देखो ध्यान से, मुझे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पहले भी बताया था
ये हमारा डॉटेड वाली जो लाइन है वो एम्पीरियन लूप है। इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, जितनी भी बार वायर जा रहा होगा उतनी बार करंट जा रहा होगा। ये वाले वायर, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक। तो इसके लिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स लिखूं तो n क्या हो गया आपके नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स मान लेते हैं जो पूरे इस लूप पर है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा भाई, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जैसे ये सर्कल है ना, इसको मैं काट के, ये सर्कल है इसको काट के सीधा कर दूं तो एक लेंथ मिलेगा मुझे। वो कितना लेंथ होगा, यहां से यहां तक का, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका 2 पाई r। तो लेंथ इज 2 पाई r, ठीक है। ये अब एक और डाउट आ सकता है आपको कि लेंथ 2 पाई r है, अगर इसके रेडियस अलग अलग गिवन होंगे, जैसे मान लो ये रेडियस a गिवन है और बाहर का रेडियस b गिवन है, तो आप r क्या लोगे। तो जब ऐसे ऐसे गिवन होगा तो आप r की वैल्यू कितना लोगे, इस खुद आपको समझ आ रहा होगा, एक रेडियस a है एक रेडियस b है, तो r की वैल्यू लोगे a प्लस बी बाई 2, ये याद रखना। लेकिन मुझे निकालना है स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता था आपको याद होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, पर यूनिट लेंथ कितनी है l, लेकिन l का रोल कौन प्ले कर रहा है यहां पर, n अपॉन 2 पाई r। तो इसको याद रखना भाई, n अपॉन 2 पाई r ये आ रहा है। तो स्मॉल n की वैल्यू n अपॉन 2 पाई r ये आ गई, ठीक, इसको याद। अब मैंने बोला था ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर अगर एक बार करंट जाएगा तो i, दो बार जाएगा 2i, तीन बार जाएगा 3i, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो करंट कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, b को बाहर निकाल ले रहा हूं, इंटीग्रेशन dl इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, तो b dl। ये जो सर्कल सा बनना है एम्पीरियल लूप, इसका छोटा सा हिस्सा dl है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो dl dl सारे जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा 2 पाई r। तो कितना मिलेगा मुझको, 2 पाई r म्यू नॉट एन आई। तो b कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। देखो फिर से वही बन गया, ये वाला क्या बन गया हमारा टर्म, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई r, इसको क्या लिखते हैं हम, स्मॉल n। तो b फिर से कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया है, सोलेनॉइड की कोर के अंदर, ठीक है। तो हमने अंदर निकाला था, यहाँ 0 आया था, यहाँ पे कितना है, म्यू नॉट एन आई। अब मुझे बाहर निकालना है, ठीक है, तो मैं बाहर भी निकाल देता हूँ। तो ये याद रखना, इसको मैं हटा रहा हूं, तो अब मैं आउटसाइड दी टोरॉइड निकाल रहा हूं। तो आउटसाइड दी टोरॉइड जब मैं निकालूंगा, तो आउटसाइड दी टोरॉइड, ये मैंने आउटसाइड दी टोरॉइड कर दिया। आउटसाइड दी टोरॉइड, पहले मेरा पॉइंट यहां पर था, फिर मेरा पॉइंट यहां चला गया, आउटसाइड दी टोरॉइड में यहां आ गया, मान लो ये रहा मेरा पॉइंट। अब मैं एम्पीरियन लूप यही बनाऊंगा, चाहो तो आप जेड भी ले सकते हो, जेड ले रखा था हमने, जेड ही ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पर थे, फिर यहाँ चले गए, अब जेड पे चले गए, आउटसाइड दी टोरॉइड चले गए, यहाँ पे पहुंच गए जेड पे। तो यहाँ पर मैं एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, तो ये बन गया मेरा एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब आउटसाइड, तो आउटसाइड दी टोरॉइड में बी लूंगा वेक्टर और डीएल वेक्टर ले लूंगा, ये डीएल वेक्टर हो गया और यही बी वेक्टर हो जाएगा। तो अप्लाई कर रहा हूं आउटसाइड दी टोरॉइड, तो आउटसाइड दी टोरॉइड क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है भाई। यहाँ पे अब ध्यान से देखना, जो अब हमारा लूप है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर पूरा का पूरा टोरॉइड आ रहा है। ये मेरा लूप है, ये बड़ा वाला लूप। एक बार करंट अंदर जाता है तो क्रॉस हो गया, लेकिन करंट बाहर भी तो निकल रहा है तो डॉट हो गया। फिर करंट अंदर गया तो क्रॉस हो गया, करंट बाहर भी निकल रहा है तो डॉट हो गया। इसका मतलब जितनी बार करंट अंदर जाएगा उतनी बार करंट बाहर निकलेगा, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। समझ आ रहा है कि नहीं। ये बड़ा वाला लूप के अंदर हम वायर को अंदर घुसेड़ रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, फिर बाहर निकाल रहे हैं, फिर वायर को अंदर फिर बाहर, तो इससे नेट करंट कितना आ जाएगा आपका, 0। तो नेट करंट आपका 0 आएगा, आई एनक्लोज 0 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब आउटसाइड भी कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आता है। इस रिजल्ट को मैं क्लब कर दे रहा हूं, तीनों रिजल्ट जो हमने निकाले। ये हमारा टोरॉइड था, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, 0। इसके कोर के अंदर कितना आया, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, और बाहर भी कितना आया, 0। तो ये याद रखना,
टोरॉइड के फ्री स्पेस के अंदर 0, कोर के अंदर म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनॉइड में आया था वही रिजल्ट, और बाहर आउटसाइड 0। ठीक, तो देखो अब हमें दिख रहा है अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनॉइड। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल डेरिवेशन पे आता हूँ फिर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओगे और dx एलिमेंट ले लोगे। यहाँ से आप खड़े हो, तो यहाँ से आप x डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे आपने dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब ये कॉइल आपके पास मिल जाएगा, ये कॉइल इस तरीके से। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, तो इसकी वजह से, इस कॉइल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे। कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा जो एक्सेस पे होता है। तो क्या लिखोगे, B इक्वल्स म्यू नॉट, सिंस छोटा सा एलिमेंट था dB आएगा, तो dB इक्वल्स म्यू नॉट n, कैपिटल N I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये मान लो मैं एंगल ले लेता हूँ थीटा। ठीक है, ये रेडियस कितना, ये डिस्टेंस कितना है आपका r, ये डिस्टेंस आ रही है थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आ जाऊं, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, लेकिन ये इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू यूज हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये मुझे निकालने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू क्या होती है, n, स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, n/l। तो ये लेंथ कितना है, n/dx। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, n इंटू dx, ये हो जाएगा n इंटू dx। तो ये जो n की वैल्यू है इसको मैं क्या यूज कर लूंगा, म्यू नॉट n dx I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को डालना है और यहां से लेके वहां तक इंटीग्रेट कर देना। ठीक, तो इंटीग्रेशन वैसे मैं चाहूँ तो बता दूंगा आपको, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, चलो एक बार जस्ट देखना है तो देख भी लो। आप x की वैल्यू डालोगे, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये x है, ये r है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा विल बी x/r। तो इससे x कितना आ जाएगा, r टेन थीटा, तो x आ जाएगा आपका r टेन थीटा। तो मुझे यहाँ चाहिए dx, तो मैं इसको dx इन डिफरेंशिएट कर दूं, तो dx विल बी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx आपका ये निकल गया। ठीक है, नीचे हमें एक और टर्म चाहिए, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। एक तो मैंने dx को सॉल्व कर लिया, अब नीचे लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। व्हाट इज r स्क्वायर, r स्क्वायर तो r है, x स्क्वायर, x कितना है, x है r टेन थीटा, तो इट विल बी r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, तो r स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, r क्यूब, स्क्वायर दोनों के स्क्वायर से हाफ कट जाएगा, तो r क्यूब सेक क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा भाई। ये मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे डालूंगा तो dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, dV विल बी म्यू नॉट n dx। अच्छा, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल ले रहा हूँ, म्यू नॉट I R स्क्वायर, म्यू नॉट I R स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, स्मॉल n को भी बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, अपॉन 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा, केवल dx बचा और ये पूरा बचा। तो dx की वैल्यू यहां से डाल दी, r सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी r dx की वैल्यू आ गई r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये जो नीचे वाला टर्म था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये सॉल्व की हमने, r क्यूब सेक क्यूब थीटा, r क्यूब सेक क्यूब थीटा। ठीक है भाई, ये r स्क्वायर से r गया, r क्यूब से r स्क्वायर r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इससे पूरा का पूरा ये टर्म उड़ गया, तो केवल सेक थीटा बच जाएगा आपके पास। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा म्यू नॉट ni/2, 1 अपॉन सेक थीटा बचेगा, 1 अपॉन सेक थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट डाल देंगे अब हम इसकी, तो लिमिट, अब हमने थीटा यहाँ से लिया हुआ है, तो थीटा हमने यहाँ से लिया हुआ है,
जब आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो इसको हटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ मैं, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो जब आप थीटा यहाँ से शुरुआत करोगे तो यहाँ से शुरुआत होगी तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ तक जाएंगे हम तो ये एंगल हो जाएगा हमारा बीटा। तो एक तरफ लेफ्ट में जा रहे हैं, एक तरफ राइट में जा रहे हैं, तो एक एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस अल्फा से बीटा तक आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको जब फॉर्मूले में सॉल्व करोगे और इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, उसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है हमने, तो बी जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, कितना कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे साइन, तो इट विल बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है भाई। तो बी विल कम आउट टू बी म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद रखना अल्फा यहां से ले रहे, बीटा यहां से ले रहे, अगर यही आप एंगल नीचे से ले लो तो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। जब एंगल हम एक्सेस से ले रहे हैं ये, तो अल्फा बीटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिख रहे हैं। लेकिन अगर एंगल आप ये वाले ले लो, नीचे से इससे ले लो, यहाँ वाले एंगल ले लो, तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट फॉर अ फाइनाइट सोलेनॉइड। आप चाहो तो इससे और भी रिजल्ट निकाल सकते हो। मान लो यही सोलेनॉइड अगर हमारा इनफाइनाइट हो जाए, तो खुद बताओ अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी डाल देंगे हम, 90 डिग्री। उधर भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता जाएगा, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी डाल देंगे, 90। तो अगर मैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए बात करूं, जो हमने किया था हमारा इनफाइनाइट सोलेनॉइड, तो साइन अल्फा 90 साइन बीटा 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया, मतलब साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2 हो गया। तो बी इनफाइनाइट के लिए कितना आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ये वही रिजल्ट आ गया जो हमने शुरुआत में डिराइव किया था, ठीक है। तो फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए रिजल्ट ये होता है, ठीक।